सात समद की मस करूं, लेखन सब बनराय, सब धरती कागज करूं, गुर गुण लिखा ना जाए। नमस्कार मित्रों, मैं गणेश कुशवाहा। आज हमारे बीच आगरा की प्रसिद्ध कला शिक्षिका, चित्रकार, लेखिका डॉक्टर प्रोफेसर चित्रलेखा सिंह मैडम मौजूद हैं। आज हम उन्हीं की जुबानी उनसे जानते हैं कि उनकी कला यात्रा कैसे शुरू हुई और किस तरह से वह इस मुकाम पर पहुंची। उन्होंने विश्व भर में, पूरे देश में आगरा की कला को आगे बढ़ाया है और कला में, लेखनी में, रिसर्च में, कला के शिक्षण में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैडम का एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। वैसे तो कुछ शब्दों में यह पॉसिबल नहीं है। मैडम भारत की पहली दलित महिला हैं और आपने अभी तक 98 रिसर्च स्कॉलर्स प्रोड्यूस किए हैं। 98 पीएचडी मैडम के अंडर हो चुकी हैं। आपके अंडर में करीब 200 से अधिक एमफिल हो चुकी हैं। करीब 52 किताबें मैडम लिख चुकी हैं। इतने कम शब्दों में मैडम का परिचय दे पाना संभव नहीं है। तो आइए मैडम से ही उन्हीं के शब्दों में उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। नमस्ते मैम, सबसे पहले आपको सादर प्रणाम। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से अचानक समय निकाला हमारे लिए। और मैडम, मैं दर्शकों के लिए, हमारे शिक्षार्थियों के लिए, कला जिज्ञासुओं के लिए जानना चाहूँगा कि आप इस मुकाम पर कैसे पहुँचे, किस प्रकार से आपकी कला यात्रा प्रारंभ हुई और किन किन व्यक्तियों ने, परिस्थितियों ने आपको कला का मार्ग चुनने के लिए प्रेरित किया। आज बड़ी प्रसन्नता है मुझे कि गणेश कुशवाहा, गणेश जिनका नाम ही ईश्वर ने गणेश रख करके भेजा है, तो उनके सानिध्य में आना, उनसे बात करना, उनके फिलॉसफी को समझना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं किसी को स्वीकार करती हूँ तो अंतः मन से स्वीकार करती हूँ। गणेश को मैंने हृदय के अंतरतम कोर से स्वीकार किया। अपना छोटा सा परिचय, वैसे तो गणेश जी ने बहुत कुछ कह दिया है, पर फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि चित्रलेखा मेरा नाम है, चित्रकला मेरा विषय है और जन्म हुआ चित्रा नक्षत्र में। इसलिए मैं अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझती हूँ कि कला के क्षेत्र में काम करने का मुझे अवसर मिला। लोग मुझे प्रोफेसर एमेरिटस डॉक्टर चित्रलेखा सिंह कहते हैं, पर मैं बेसिकली अपने आप को एक आर्टिस्ट चित्रलेखा कहलाना ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। माँ ने हाथ में ब्रश दिया, तूलिका दिया, तो पिता ने हाथ में पेन दिया। मुझे अभी भी याद है, बहुत छोटी थी मैं, पार्कर पेन था उनका, सोने की निब थी उसकी, ब्लैक कलर का पेन था। मेरे लिए बड़ी अनमोल निधि थी वो। उस दिन से ही लिखना शुरू कर दिया और चित्र तो माँ को हमेशा बनाते हुए देखती थी। मेरी मदर बहुत अच्छी चित्रकार थी। उनको हमेशा चित्र बनाते हुए जब भी देखती थी तो मन प्रफुल्लित होता था और वहीं से कहीं ना कहीं प्रेरणा मुझे मिलनी शुरू हुई। जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती थी तो चांस की बात है कि मुझे एक जलती हुई चिता देखने का मौका मिला। छोटा मन तो था, बाल मन ही था, तो वो चिता को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुई और पहली बार का लगभग 6 या 7 साल की उम्र रही होगी, 6-7 नहीं, 7-8 साल की होंगी। तब पहली बार मैंने अपना मूल चित्र, ओरिजिनल पेंटिंग जिसे कहते हैं ना, मौलिक चित्रण किया। वो चिता का चित्र, वो मेरी मौलिक चित्रण थी। उसके बाद धीरे 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 करके हमेशा इस बात का मेरे को ध्यान रहा कि मुझे जो भी कुछ बनाना, अपना मौलिक बनाना है, कॉपी नहीं करना है। खूब किताबों को देखती थी, चित्रों को देखती थी, एग्जीबिशंस में जाती थी, उनसे प्रभावित जरूर होती थी, लेकिन कभी कॉपी करने की चेष्टा नहीं करी। उसे सीखने की चेष्टा करी पर कॉपी नहीं किया। और जिसका नतीजा ये है कि धीरे धीरे करते हुए मेरी मौलिक चित्रण जो है वो होती चली गई और मूल चित्रों में मैंने बहुत सारी चित्रों की श्रृंखला बनाई। और आमतौर पे विषय एक लेती हूँ
और उसको श्रृंखलाबद्ध करना मुझे पसंद है। जैसे मैंने मान लीजिए दिव्य ज्ञान ही सीरीज ले लिया, तो दिव्य ज्ञान सीरीज की कम से कम 20 पेंटिंग बनाऊंगी। जब तक उस विषय के डेप्थ में नहीं चली जाऊं, उसकी गहराई में नहीं चली जाऊं, उसकी माइक्रो स्टडी ना कर लूं, तब तक मैं दूसरे विषय का चयन नहीं करती थी। तो इस प्रकार चित्र की श्रृंखलाएं बनती चली गई और डूबती चली गई मैं। रीते कैनवास हमेशा मुझे बुलाते थे और कहते थे कि बनाइए कुछ, और विश्वास करिए कई कई महीने, कई कई दिन लगते थे मुझे सोचने में। चित्र बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन सोचने में, उस थॉट को लाने में, उसमें जरूर समय लगता था। क्योंकि मैं एक शिक्षिका भी हूँ, हमेशा कला की शिक्षा दी है जीवन भर, तो जो इसके नियम हैं, इसके षडांग हैं, इसके फंडामेंटल्स हैं, उन सब का ध्यान रखते हुए चित्रण किया। आज भी मैं ये कहना चाहूंगी हर विद्यार्थी को, हर अपकमिंग आर्टिस्ट को, कि किसी भी काम को करने के लिए जल्दबाजी ना करें, विशेष तौर पे कला के क्षेत्र में। जब तक आप उसकी गहराई में नहीं जाएंगे, उसको अपने मन में उतार नहीं लेंगे, उसको अपने मन आंगन में बसा नहीं लेंगे, तब तक चित्र में के प्रति हमारी पूर्ण, जैसे कहना चाहिए ना, पूर्ण निष्ठा हो ही नहीं सकती। तो मेरे जो चित्र बने, दिव्य ज्ञान या साधु या दृश्य चित्रण या मनुष्य के सामाजिक जीवन से, हमारे सामाजिक जीवन से संबंधित जो भी चित्र मैंने बनाए, कोशिश यही करी कि उसके प्रति पूर्ण निष्ठा हो। उस चरित्र को, जो भी चरित्र मेरे सामने आ रहा है, जिसे मैं बनाने की चेष्टा कर रही हूँ, उस चरित्र को अपने आप में उतार लूं। जब वो मेरे मन में उतर जाएगा, मेरे अंदर आ जाएगा, तभी असली चित्रण होगा। अभी कल ही मैं देख रही थी ललित कला अकेडमी में, बड़े सुंदर दिल्ली में इस समय चित्रों का चयन हुआ है। हमारे कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, देश के बड़े बड़े आर्टिस्ट, राजीव मिश्रा जी हों, डॉक्टर कुमार जिगीशु हों, या और जितने भी चित्रकार जिनके चित्रों का चयन किया है, बड़ी ही पारदर्शिता के साथ ये कार्य अब हमारे देश में हो रहा है। और जब पारदर्शिता होती है, तभी हमारे सामने हमारे असली कलाकार, असली चित्रकार सामने आते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे देश का समकालीन चित्रकार इस समय बड़ा उदित हो रहे हैं और पूरे संसार में इनका बहुत नाम हो। मैम आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका जो बर्थ कब का रहा और कहाँ के आप मूल निवासी हैं, और कहाँ पर आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे तो अच्छा अवश्य रहेगा। अवश्य। देखिए, मेरा जन्म कैम्बलपुर में हुआ, जब 1945 में, यानी आज मैं 78 ईयर्स की हूँ। तो 1945 में मेरा जन्म कैम्बलपुर में हुआ। उस समय मेरे पिताश्री, कैम्बलपुर कहाँ है? कैम्बलपुर इस समय पाकिस्तान में है। उस समय तो अखंड भारत था, हम सब भाई भाई थे, एक ही देश में रहते थे, एक साथ रहते थे, कोई अलग नहीं था। तो पिताश्री का ट्रांसफर कैम्बलपुर में था, वहीं पर मेरा जन्म हुआ। तब मैं दो 2 साल की थी जब विभाजन हुआ, और विभाजन के समय वो शायद अंतिम ही गाड़ी थी जिसमें हम लोग इंडिया आए, भारत में आए। धनबाद फादर की ट्रांसफर हुई, धनबाद आए। धनबाद आने के बाद पिताश्री फौज में थे, तो अक्सर उनकी ट्रांसफर होता रहता था, आज यहाँ तो कल वहाँ। तो धनबाद में मैं बहुत ही छोटी थी, भाई बहन हम लोग सब थे। उस अंतिम गाड़ी में जो हम आए थे, अभी मैं पढ़ती हूँ तो सोचती हूँ कि ईश्वर की असीम कृपा ही थी जो हम सुरक्षित अपने देश में वापस आ गए थे, भारत में आ गए थे। उसके बाद कोई और गाड़ी नहीं आई भारत की ओर। बाद में बहुत दिनों के बाद फिर शुरू हुआ। धनबाद के बाद फिर मैं हमारी ट्रांसफर पठानकोट हो गई। पठानकोट में मैं दूसरी क्लास में पढ़ती थी, तब बहुत छोटी थी। दूसरी छावनियों में रहा करते थे, आर्मी में थे फादर, तो इस वजह से छावनी में रहने का मौका मिलता था, कभी तंबू में। आर्मी में थे? हाँ, मलेरियोलॉजिस्ट थे मेरे फादर, स्टेशन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सेमी होता है, ऑफिस होता है। तो यहाँ से जब हम पठानकोट गए, पठानकोट में दूसरी क्लास में थे, पढ़ाई लिखाई में तो कहते हैं मैं बहुत तेज थी, तो मेरे को 1 साल का प्रमोशन दे दिया गया। मतलब दूसरी के बाद तीसरी में जाना चाहिए, तो मेरे को चौथी क्लास में प्रमोशन दे दिया गया। और वहीं से मेरी माँ हमेशा पेंटिंग बनाती थी, उनको बनाती देखती थी। फिर पठानकोट से झांसी ट्रांसफर हुई, रामगढ़ ट्रांसफर हुई। रामगढ़ में 5वीं क्लास में फिर मैं पंजाब चली गई। पंजाब में
5वीं 6वीं की क्लास की पढ़ाई करी वहाँ पर। और जैसे कहते हैं ना, होनहार वीरवान के हो चिकने पास, तो एकदम मैंने वहाँ पंजाबी गुरमुखी भाषा भी पढ़ ली और गुरमुखी भाषा को भी पढ़ना शुरू करा। और बहुत सपोर्ट मेरे दादा दादी का मिला। फिर नसीराबाद, इसके पश्चात हमारी नसीराबाद में हम आ गए, अजमेर में। नसीराबाद में कन्या हितकारिणी स्कूल था एक, वहाँ पर मेरी पढ़ाई शुरू हुई। तब मैं 6, 7, 8 में होंगी, वहाँ 3 साल रहे हम लोग। और मिशन स्कूल में जब मैं पढ़ती थी, तो मिशन स्कूल की पढ़ाई और वहाँ का डिसिप्लिन वो सब भी बहुत अच्छा था, जिसने काफी प्रभाव डाला था मेरे जीवन में। फिर मिशन स्कूल के बाद कन्या हितकारिणी गए। एकदम कन्या हितकारिणी में जाने के पश्चात ही, जिसे कहना चाहिए ना, बालक मन का एक चेंज आना शुरू हुआ लाइफ में। वहीं से मुझे कला के प्रति विशेष तौर पे जिज्ञासाएं शुरू हो गई। पर मैं साइंस की स्टूडेंट थी। साइंस की स्टूडेंट के बाद फिर आगरा ट्रांसफर हुआ जब पिताश्री का। जब मैं आगरा में आई, तो आगरा में आने के बाद मेरे को, आगरा आई? मैं आई आगरा में 1960 में, 1960 में। 78 का बात। हाँ हाँ 1960 में। तो यहाँ पर आने के बाद मेरे को 9th क्लास मैं करके आई थी, वहां से साइंस स्टूडेंट थी। तो आने के बाद तो हमारे को बीडी जैन में एडमिशन दे लेना था। साइंस सब्जेक्ट दे ही नहीं सकते, रेगुलर स्टूडेंट साइंस स्टूडेंट आप बनेंगे और फेल हो गई तो कहीं हमारे स्कूल का नाम ना खराब हो जाए। तो मैंने कहा नहीं मैम, मुझे तो पढ़ना है, यही मेरे कॉलेज के घर के नज़दीक है। और उन्होंने मुझे, मैडम चटर्जी थी वहाँ प्रिंसिपल, बड़ी अच्छी प्रिंसिपल थी, मैं अभी तक नहीं भूली हूँ उनको। और तभी मेरे को फिर रेगुलर रेगुलर तो नहीं दिया एडमिशन, प्राइवेट मैंने एग्ज़ाम दिया। और मैंने कहा मैम, मेरे को आप एक बार अपने प्राइवेट में ही परमिशन दे दीजिए, मैं आपके स्कूल का नाम जरूर करूँगी। तो मेरे को प्राइवेट एडमिशन दिया गया। हाई स्कूल में मैंने, समझ लीजिए एक तरह से मजबूरी में मुझे ड्राइंग सब्जेक्ट लेना पड़ा। पर वो जब मैंने 10th में ड्राइंग सब्जेक्ट लिया, तो आपको जानकर खुशी होगी कि मेरे 2 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन आए। एक इंग्लिश में डिस्टिंक्शन आया मेरा, और उस समय, और पेंटिंग सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन आया। उस जमाने में समझ लीजिए डिस्टिंक्शन आना एक बड़ी बात मानी जाती थी। पूरे शहर में इस बात की चर्चा हुई, मेरे फादर लोगों को बहुत बधाइयाँ दी गई। उसके बाद से तो मेरी मैडम गुप्ता थी, गुप्ता मैडम ने मुझे एक ऑरेंज कलर की, नारंगी रंग की मछली बनाना सिखाया था। पहली बार मेरी कला का एक शिक्षित रूप से जो मेरा इंटरव्यू वो हुआ, वो पहली बार उनके द्वारा ही हुआ। उसके बाद तो मैंने हमेशा कला को अपना विषय बनाया। इंटर किया वहीं से, और बीए किया। बीए में भी मेरे पास, फिर बीए आगरा कॉलेज से किया, बीए एमए। जब मैं बीए कर चुकी तो एमए में मेरे सारे जितने टीचर्स थे, देखिए उस जमाने में टीचर्स लोगों की कितने गरिमा थी, कितने गुरुतर भाव था उनमें। मेरे तो घर में ही आ गए शुक्ला सर, आरपी शुक्ला जी, बहुत नाम था शांति निकेतन के पढ़े हुए। घर आकर के मेरे फादर मदर गए। आरपी शुक्ला सर वहाँ आगरा कॉलेज पढ़ाते थे? रामेश्वर प्रसाद शुक्ल उनका नाम था। इंदिरा गांधी जी के क्लास फेलो थे वो, शांति निकेतन के पढ़े हुए थे, रविंद्रनाथ टैगोर के समय के थे वो। बहुत अच्छे कलाकार, बहुत अच्छे आर्टिस्ट। उन्होंने ही समझ लीजिए आगरा कॉलेज की असली नींव डाली। उससे पहले वर्मा जी वगैरह थे, लेकिन उनके टाइम में आगरा कॉलेज एकदम फ्लरिश हुआ। हम सब विद्यार्थी बने। तो उन्होंने कहा कि चित्रा हमें दे दीजिए, इसको तो एमए करना है। मेरे इंग्लिश के प्रोफेसर चाहते थे मैं इंग्लिश में एमए करूं। मेरी हिस्ट्री की मैडम अस्थाना चाहती थी कि मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट को लूं। तो और मेरे फादर चाहते थे मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। तो ये चारों खेल कूद और भागा दौड़ी के बीच में, इस उथल पुथल की स्थिति में, फिर यही डिसाइड हुआ कि मैं पेंटिंग सब्जेक्ट लेती हूँ। इस ड्राइंग एंड पेंटिंग सब्जेक्ट लेने के पश्चात फिर मैं आगे बढ़ती चली गई। फिर बस इसी सब्जेक्ट में फिर पीएचडी किया। पीएचडी भी शुक्ला सर के समय में शुरू हुआ। उनके दिवंगत होने पर सीपी शर्मा जी गाइड बने, और उसके बाद फिर डीलिट किया। डीलिट करने के समय मुझे ये, डिलीट कौन सी साल में किया आपने? डीलिट 82 में, और तो उस समय विश्व की आप पहली महिला डिलीट किया? हाँ, मुझे तो मालूम नहीं था, मैं तो काम करती जा रही थी। 2 वॉल्यूम में बहुत बड़ा बृहद मेरा ग्रंथ तैयार हुआ।
और आर सी शर्मा, डॉक्टर आर सी शर्मा, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल म्यूजियम, फिर कलकत्ता इंडिया म्यूजियम कलकत्ता, उसके डायरेक्टर थे, वो मेरे एग्जामिनर थे, उन्होंने वाइवा लिया था। और वाइवा लेने के टाइम में उन्होंने बहुत प्रभावित हुए थे, बहुत खुश हुए थे मुझसे मेरा काम देख करके। आपको आज मैं याद करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि ऐसे बड़े विद्वान लोग एक दिन पहले वो मेरे घर पे आए वाइवा से पहले, और मेरे से मेरी जो सीक्रेट, क्योंकि मेरा विषय शिव थे, तो भगवान शिव को मैं दिन में कम से कम 1000 बार तो लिखती थी, हर सेंटेंस उनके नाम से ही शुरू होता था। तो इस प्रकार से एक तरह से वो 8 साल जो मेरा डिलीट का काम था, मैं एकदम शिवमयी हो गई थी। किस जितने विषय पे मैम डिलीट था आपका? मेरा भारतीय चित्रकला में शिव 1600 से 1900, और शिव विषय पर ही मैं लिखती थी, और 8 साल केवल शिव चित्रण ही किया। जितने भी चित्र मैंने उस दौरान बनाए सब भगवान शिव से संबंधित थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एक एक जाप सा हो गया था ना, जिसे कहते हैं ना, हर समय शिव 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 लिखना, शिव बनाना, तो एक जाप जो हो गया था, तो वही महादेव की इतनी कृपा हुई मेरे ऊपर कि आज भी इस उम्र में भी मैं उतने ही मुस्तैदी से अपनी कला की सेवा कर रही हूँ जैसा मैं करा करती थी। और मुझे नहीं मालूम था कि मैम ये मैं आश्चर्य की बात ही है कि आप 78 ईयर्स के हैं और आप इस समय इतने एक्टिव, इतने लोग अपने 50-60s में भी नहीं रह पाते हैं, इतने एक्टिव हैं। ये कृपा एक है। आश्चर्य ही है। इसके लिए मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी गणेश जी आपको कि देखिए, इंसान का जो अपना स्वभाव होता है, जो व्यवहार होता है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपकी पढ़ाई लिखाई गुण ये सब चीजें बाद में आती हैं। सर्वप्रथम जब आप किसी से मिलते हैं तो एक मृदु मुस्कान के साथ उसका स्वागत करना, हाथ जोड़कर उन्हें स्वीकार करना, और वो जो प्रथम मुस्कान जो होती है ना, जो दिल से निकलती है, वही असली व्यवहार होता है। तो इंसान को फिट रहने के लिए या हिट होने के लिए सबसे पहले अपना स्वभाव, अपनी व्यवहार कुशलता, इसे बहुत समग्र मैम आगरा कॉलेज की शुरुआत कैसी हुई? क्योंकि भारतीय कला परिदृश्य में आगरा कॉलेज का जो फाइन आर्ट डिपार्टमेंट इसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। काफी समय से उत्सुक हूँ कि आगरा कॉलेज की शुरुआत कैसे रही, कौन कौन शिक्षक रहे, और इसके बारे में थोड़ा बताएंगे तो मैम बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, आगरा कॉलेज जो है वो अपने आप में एक एक किसी यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। हम यही कहेंगे कि अगर आगरा कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया जाता आज से बहुत पहले, तो ये हमारी आगरा यूनिवर्सिटी के समकक्ष तो नहीं हो सकती, क्योंकि आगरा यूनिवर्सिटी, तो मेरे को याद है जब हम विद्यार्थी बन के 1964 में मैंने आगरा कॉलेज में एडमिशन लिया था। उस समय केवल एक छोटा सा कमरा था, एक ही कमरे में हम लोग सब बैठते थे। शुक्ला सर, आरपी शुक्ला सर, रामेश्वर प्रसाद शुक्ल जी प्रथम हमारे सामने एचओडी थे। तो एक ही कमरे में एचओडी भी बैठते थे और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और सारे विद्यार्थी भी बैठते थे। हम सब बैठते थे, 4-5 विद्यार्थी थे, 1-2 स्टूडेंट्स थे, बाकी 2-3 गर्ल्स थी। 6 या 7 लोगों से बीए की क्लासेस शुरू हुई। तो जब हम यहाँ पर आए तो आने के पश्चात मैंने इसकी खोजबीन करी तो पता लगा कि इससे पहले इसका फाइन आर्ट डिपार्टमेंट तो था, इसमें वर्मा जी हुआ करते थे, जो वर्मा जी बहुत अच्छे चित्रकार थे। गांधी जी पर उनका बहुत अच्छा काम होता था। और हमारे पास असित कुमार हल्दर और बड़े बड़े चित्रकारों को, श्यावक चावला जी और ऐसे बड़े बड़े चित्रकारों लोगों का हमारे पास कलेक्शन था चित्रों का। तो उनको देख करके ये संभावना होती थी कि कितना समृद्ध आगरा कॉलेज था, जिसके पास असित कुमार हल्दर और ऐसे बड़े बड़े कलाकारों के, धीर जैसे कलाकारों के चित्र उपलब्ध हैं। और वर्मा जी के टाइम पर उनका मुझे याद है कि उन्होंने एक चित्र बनाया था जिसमें गांधी जी हल चला रहे हैं और 2 बैल जा रहे हैं और वो खेती कर रहे हैं, गांधी जी। बड़ा ही सुंदर चित्र था। और तो वर्मा जी से पहले एक और थे चित्रकार, वो
एचओडी जिनका नाम मुझे खैर इस समय तो नहीं याद आ रहा है, डिपार्टमेंट था। पर असली फ्लरिश हुआ आगरा कॉलेज का जो डिपार्टमेंट है वो शुक्ला जी के टाइम पर, प्रोफेसर आर पी शुक्ला जी, फिर उन्होंने प्रोफेसर बीपी काम्बोज देहरादून के, सब नाम जानते हैं उनको, ललित कला अकेडमी के सेक्रेटरी रहे, बहुत काम किया उन्होंने, बहुत अच्छे चित्रकार मेरे गुरु थे शुक्ला सर और आर पी कंबोज सर, आप दोनों ने मुझे पढ़ाया। फिर उनके उनके सिलेक्शन के पश्चात फिर प्रोफेसर एम एस आर्य जिनको लिए मैं कहूँगी पोर्ट्रेट मास्टर थे। मैंने बहुतों का पोर्ट्रेट देखा, वासुदेव कामत के समकक्ष अगर मैं किसी को मानती हूँ तो मेरे गुरु प्रोफेसर मगन सिंह आर्य, गुरु भी क्या, हम लोग समकालीन रहे हैं। मुझे तो बोलते थे चित्रा हम लोग समकालीन है, तुम मुझे गुरु मत मानो, पर मैं जानती हूँ मैंने उनसे कला शिक्षा ली है, मैं वो गुरु मित्र मानती हूँ मैं उनको। और उनके साथ में रहकर मैंने बहुत काम करना सीखा। तो उसके पश्चात हमारे विभाग में आए प्रोफेसर अश्विनी कुमार शर्मा। तब तक मैं प्रोफेसर एम एस आर्य के पश्चात मैं एचओडी बनी, मैंने डिपार्टमेंट को संभाला। मेरे पश्चात मैंने अपना कार्य हैंड ओवर किया अश्विनी कुमार शर्मा जी को, प्रोफेसर अश्विनी कुमार शर्मा, प्यार से सब उन्हें चचे कहा करते थे, बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर के डुप्लीकेट लगते थे, बहुत ही मेरे तो बिल्कुल छोटे भाई जैसे थे। मैंने बहुत स्नेह दिया उनको, उनसे मुझे बहुत स्नेह मिला। बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, एकदम सॉफ्टनेस थी उनके कार्य में, सॉफ्ट पेंटिंग बनाना और एकदम मिक्सिंग का कार्य बहुत अच्छा करते थे। अब हमारे जितने मेरे गुरु हुए हैं सबका अपना अलग स्टाइल था। शुक्ला सर बिल्कुल शांति निकेतन स्टाइल में काम करते थे, लैंडस्केप बनाया था उन्होंने हमारे सामने, एक बिल्कुल एक एक फॉरेस्ट का एक एक पत्ता, एक एक तना, एक गिलहरी दौड़ रही है तने के ऊपर, वो सब बारीकी से बनाया उन्होंने। उस रहने वाले थे, देहरादून का वातावरण उन्हें बहुत प्रभावित करता था। और बहुत सुंदर ट्रक में बहुत सारे लकड़ी लोड होकर के जा रही है, ये बस में पीछे बैठ करके उस कंपोजिशन को बनाना, या अखबार उड़ करके चला गया, या 3 डायमेंशनल इफेक्ट एक पेंटिंग के अंदर देना, ये प्रोफेसर काम्बोज की खासियत। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि अच्छे गुरुओं से मुझे सीखने को मिला। प्रोफेसर एम एस आर्य पोर्ट्रेट में कोई जवाब नहीं, ऐसे स्ट्रोक लगते थे उनके जैसे बोलते थे एक एक स्ट्रोक। फिर अंजू मदोक मैम आई हमारे जीवन में, अंजू मदोक भी मेरी गुरु रही। वो फूल जो बनाती थी ना, फ्लावर स्टडी, उनका कोई जवाब नहीं था। ऐसे अच्छे अच्छे कलाकारों से, इतने बड़े बड़े गुरुजनों से सीख करके आज जो कुछ हूँ मैं आप लोग के सामने हूँ, उन्हीं के कारण है सब कुछ। हाँ मैम, एक सवाल और पूछना चाहूँगा। पहले जैसे जो आर्ट कॉलेजेस थे, अंग्रेजों ने जिन कला महाविद्यालयों की भारत में स्थापना करी थी, उसमें था जेजे स्कूल ऑफ आर्ट था, शांति ये आपका कलकत्ता आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज था, मद्रास था, इंदौर में भी था, लखनऊ में भी था, लखनऊ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कॉलेज है। तो इनमें डिप्लोमा शुरुआत की गई थी। तो फाइन आर्ट्स में डिग्री की शुरुआत पहली बार मुझे लगता है कि आगरा में शुरुआत हुई। हाँ। यह एक आगरा के फाइन आर्ट डिपार्टमेंट का एक कला क्षेत्र में एक पहल थी, जो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि डिग्री फाइन आर्ट्स में डिग्री नहीं थी, केवल डिप्लोमा हुआ करते थे। और डिग्री की शुरुआत आगरा कॉलेज में उत्तर प्रदेश में हुई थी शुरुआत। तो ये बल्कि भारत के कला परिदृश्य के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। बहुत अच्छी बात कही। देखिए कि जब उस समय क्या था कि आईजीडी, आरडीसी वगैरह ऐसे ही एग्जाम हुआ करते थे। आईजीडी तो महाराष्ट्र का था, इंटरग्रेड ड्राइंग जिसे कहते थे, और आरडी का वहां से लंदन से शायद इसकी डिग्री दी जाती थी कुछ। तो इस तरह की डिग्रियां हुआ करती थी और ज्यादातर डिप्लोमा होते थे। पहले के जमाने में उस समय 5-5 साल 6-6 साल का डिप्लोमा दिया करते थे। तो जब आगरा कॉलेज में स्टार्ट हुआ तो शुक्ला सर को पायनियर मानना पड़ेगा इस काम के लिए। उन्होंने इस चीज के लिए बहुत गंभीरता से लिया कि जैसे और सब्जेक्ट्स हैं उन सब में डिग्री दी जाती है, तो फाइन आर्ट में डिग्री क्यों नहीं दी जाए। कौन से वर्ष में शुरुआत हुई थी जैसे? ये समझ लीजिए 1960 से 60 से डिग्री की शुरुआत हुई थी।
और फिर उसके पश्चात आगरा, चूंकि आगरा कॉलेज आगरा विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है, तो जितने भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बनी, जैसे कि महात्मा फुले, अब नाम बरेली कॉलेज, मेरठ कॉलेज, इलाहाबाद कॉलेज, ये सारे जो भी कुछ बने, ये सब सब जगह पर फिर यहीं से स्टार्ट हुई और डिग्री गई, और अब तो पूरे देश के अंदर डिग्री दी जाती है। और हाँ, ये क्योंकि बड़ौदा की शुरुआत भी 1950 में हुई थी, बीएचयू की शुरुआत 1950 में हुई थी। ये हाँ तो डिप्लोमा देते थे फाइन आर्ट्स में, हाँ डिग्री नहीं बिल्कुल, थी। बिल्कुल ठीक है। डिप्लोमा दिया करते थे और डिप्लोमा को ही मान्यता दी जाती थी, और जितनी प्राइवेट संस्थाएं थी वहां से कुछ कुछ डिग्री लोग देते थे। परंतु ये बहुत बड़ा क्रेडिट की बात है कि आगरा कॉलेज से डिग्री का कार्य प्रारंभ हुआ, और अब बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, और फिर यूजीसी ने भी बहुत काम किया इसमें। यूजीसी ने बीएफए, एमएफए जो डिग्री शुरू हुई थी, बीए एमए के साथ साथ बीएफए एमएफए का नाम बदल करके उन्होंने बीबीए एमबीए किया, क्योंकि विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट का डिफरेंस बीएफए एमए। मैम, आपकी शिक्षा आगरा कॉलेज से हुई, आप आगरा कॉलेज में विभाग अध्यक्षा रहीं, और आप आगरा विश्वविद्यालय के ललित कला संस्थान की फाउंडर डायरेक्टर रहीं। तो यह इसकी जो आपने इसकी जो परिकल्पना करी ललित कला संस्थान की, जब आप आगरा कॉलेज में आप विभाग विभाग अध्यक्षा थी चित्रकला की, फाइन आर्ट डिपार्टमेंट की, तो किस तरह से आगरा आगरा विश्वविद्यालय का जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के जो ललित कला संस्थान की जो परिकल्पना किस प्रकार हुई और किस प्रकार से शुरुआत, इसके बारे में थोड़ा सा वाह, बताइए। वाह, आपने तो बहुत ही अच्छा ललित कला संस्थान का नाम लेकर के, तो मेरे मेरे इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, ललित कला संस्थान। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं उस समय आगरा कॉलेज में एचओडी थी, और बहुत कार्यभार था, पूरा डिपार्टमेंट बिल्कुल खचाखच विद्यार्थियों से भरा रहता था, बहुत वर्क था। लेकिन फिर भी मेरे को ये परिकल्पना थी कि हमारे यहाँ लिमिटेड सीट्स होती थी, हर कॉलेज में लिमिटेड। तब तक आगरा कॉलेज के बाद वैकुंठी देवी में फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट खुल चुका था, दयालबाग में फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट खुल चुका था, बीडी जैन में भी खुल चुका था। लेकिन तब इतनी प्रोग्रेस तो थी, सब जगह काम तो खूब हो रहा था, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी हमारे मायूस होकर लौट जाते थे, क्योंकि उनको एडमिशन नहीं मिलता था। सीट्स लिमिटेड होती थी हर कॉलेज में, वहां जब वो जाते थे तो लिमिटेड सीट्स होती थी, और तब डिग्री जो दी जाती थी वो बीए और एमए की डिग्री दी जाती थी। इतनी देर में यूजीसी ने काफी काम कर लिया था बीएफए और एमएफए और बीबीए एमबीए के लिए, तो वो सारी डिग्री यहाँ पर आने लगी थी। फिर हमारे यहाँ हर कॉलेज में थोड़ी लिमिटेड सब्जेक्ट हुआ करते थे, और मेरी इच्छा थी कि ऐसा कोई स्थान हो, ऐसा कोई जगह हो जहाँ पर कि विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट दोनों एक साथ हाथ से हाथ मिला करके काम करें और बहुत प्रोग्रेस हो। और फुल फुल फ्लेज्ड प्रोफेशनल डिग्री वहाँ पर। हाँ, और फुल फ्लैश प्रोफेशनल डिग्री वहां पर मिले, साथ साथ ऐसी भी डिग्री मिले जो जिससे अगर पूरा एजुकेशन कोई नहीं ले सकता है, जैसे हम लोग ने वैल्यू एडेड सर्टिफिकेट कोर्स से स्टार्ट किया था, उससे क्या, जो विद्यार्थी हमारे पास विदेशी छात्र आते थे, जैसे हिंदी संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थी विदेशी छात्र बहुत शौकीन थे, कंधे पे उन्होंने सितार लटकाया और साइकिल चलाते हुए हमारी ललित कला संस्थान आ जाते थे। तो ऐसे लोग जो पूरी डिग्री नहीं ले सकते, 4 साल का कोर्स बीबीए का नहीं कर सकते, 2 साल का मास्टर्स डिग्री नहीं कर सकते, ग्रेजुएशन और मास्टर्स डिग्री 6 साल नहीं दे सकते, उनके लिए हम क्या करते? तो वो हमेशा मेरे पास कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहाने बना करके आ जाया करते थे। तभी मेरे जहन में ये बात आई कि एक ऐसी संस्थान खोली जाए, ललित कला संस्थान, जिसके जिसके आधार पर हम ये कला की शिक्षा जन जन को दे सके। तो उस समय श्री मंजूर अहमद जी वाइस चांसलर थे आगरा यूनिवर्सिटी के। बहुत बहुत ही इंसानियत का दूसरा नाम अगर मैं कहूंगी तो मंजूर अहमद जी थे। बहुत खुश हुए जब मैंने उनके सामने अपना प्रपोजल रखा, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप कैसे खोलेंगे, आपको कैसे कैसे करें हम? तो मैंने उनसे, मुझे अभी भी अपना डायलॉग वो याद है, मैंने कहा सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप 2.5 इंच जगह दे दीजिए और 2.5 रुपए दे दीजिए, मैं लॉन में बिठा दूंगी, लॉन और एक खिड़की से
थोड़ा सा जो भी फीस होगी वो ले लेंगे और खिड़की में से ही वो 2.5 इंच जगह दे दीजिए जो मेरा हाथ बाहर चला जाए और मैं उनकी फीस ले लूं और लॉन में बिठा करके मैं पढ़ाई शुरू कर दूं। तो मेरे इस डायलॉग से वो बहुत प्रभावित हुए और उन्हीं दिनों डॉक्टर SBL सक्सेना, जिनको मैं अपना गॉडफादर मानती हूँ, वो बरेली में थे, उनसे मैंने डिस्कस किया और मेरे फादर तो हमेशा के मेरे गाइड रहे हैं। तो हम लोगों ने डिस्कशन करने के पश्चात मंजूर अहमद जी ने डिसाइड किया कि हाँ चित्रलेखा जी, आप जो चाहती हैं वैसे होगा, हमारा जो सहयोग है वो। तो ये डिसाइड हुआ कि 25,000 रुपए और वो एक जो खंडेलवाल बिल्डिंग है पुरानी सी, वो बिल्डिंग में हम आपको जगह दे देते हैं, आप इसे चलाइए, अब आप देखिए कैसे, और सेल्फ फाइनेंस होगा, इसके अतिरिक्त आपको यूनिवर्सिटी से और कुछ नहीं मिलेगा। तो आप विश्वास करिए, मैंने जब मैंने अपनी बात अपने विद्यार्थियों से कहा, तो सबसे पहले कोई भी संस्था खोलने के लिए सबसे बड़ी बात आती विद्यार्थी का होना। मेरे इतने अच्छे डॉक्टर संतोष कुमार के लिए, मैं अभी भी मौर्य के लिए अभी भी कहूंगी, संतोष मौर्य थे और एक वी रविचंद्रन भी थे शायद। जब 5 विद्यार्थी मेरे ऐसे थे जो MA कर चुके थे, ऑलरेडी MA थे वो लोग। उन्होंने कहा मैम हम आपके साथ हैं, हम आपके प्रथम विद्यार्थी बनेंगे और हम डबल MA कर लेंगे। तो उन लोगों ने MFA ज्वाइन किया। सोचिए मेरे लिए कितना सपोर्ट था। एक फैमिली से 3 लोग आए, डॉक्टर संतोष मौर्य की बहन, उनके भाई, 3 लोगों ने एक ही क्लास में एडमिशन लिया, तीनों MA कर चुके थे। और देखिए इस प्रकार से क्या हुआ कि मेरे को विद्यार्थी मिल गए। 11 विद्यार्थियों से ललित कला संस्थान की स्थापना हुई 2000 में शाम के 5 बजे। मंजूर अहमद 2000 में, हाँ 2000 सन 2000 में मंजूर अहमद जी आए हमारे पास और मंजूर अहमद जी शाम के टाइम था, ठीक 5 बजे आए और आने के बाद हमने एक नंदी, बहुत बड़े नंदी को बनाया था। नंदी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में बना हुआ था और हाँ हाँ, और शैलेंद्र नाथ चतुर्वेदी जी उस समय रजिस्ट्रार थे और मेरे साथ के जितने कला के लोग थे सब लोग हम आए ठीक 5 बजे। मैं अभी भी याद है मुझे, अपने शूज उन्होंने दूर उतार दिए मंजूर अहमद जी ने। और उतर देखिए हमारा देश जो धर्मनिरपेक्ष देश है ऐसे नहीं है, इसमें ऐसे ऐसे विद्वान लोग हैं जो हर धर्म का सम्मान करते हैं। उन्होंने दूर शूज उतारे, शैलेंद्रनाथ जी ने, सबने हम जूते उतार करके फिर नंदी के पास आए। अब एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में नंदी बने हुए थे, तो नंदी के सामने खड़े होकर के मंजूर जी मुझे कह रहे हैं, सर मुझे कह रहे हैं कि चित्रलेखा जी इनका माथा कहाँ है, तिलक जो लगवा रही हैं आप मुझसे, इनके माथे पर ही मैं तिलक लगाऊंगा। तो फिर मैंने अच्छी से देख करके ठीक नंदी के माथे का सेंटर पार्ट जो था उसे उन्होंने अंगूठे में बहुत अच्छा से लेकर ऐसा सुंदर तिलक लगाया जो मैं आज तक नहीं भूली। तो शाम के 5 बजे इनॉग्रेशन हुआ बड़े सुंदर से। उसके पश्चात हमारा तो जिसे कहते हैं ना, बहुत मेहनत हुई, क्योंकि कोई भी काम करना होता है बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हम सेल्फ फाइनेंस थे, हमारे को कोई सहयोग नहीं मिला था। वो 25,000 का जो वादा किया था वो भी हम ले नहीं पाए हैं। तो मैं अपने घर से ही, मैं गाड़ी खुद ड्राइव करती थी, अपने गाड़ी की डिग्गी में घर से ही मूढ़ा गया और घर घर से ही सामान ले जाती थी मैं, गाड़ी में रख करके वहीं बाहर बैठ करके उसको अपने हाथ से ही तोड़ फोड़ करके वहां पर। तब मेरे साथ मेरी मैडम मनोरमा शर्मा जी सक्सेना जो सितार की मैडम थी, मेरी सितार की टीचर थी, वो मेरे साथ जुड़ी। हम लोग वहां बैठते थे, वहां का जो चपरासी था वो हमको पानी दे देता था बाहर से वहां। फिर मेरा एक विद्यार्थी जो डॉक्टर राम कुमार बन गए हैं, अब तो डॉक्टरेट कर लिया, राम कुमार हरियाणा के थे, वो आए तो उनको मैंने कुछ पैसे दिए, मैंने कहा चलो एक कला शुरू करो। तो उन्होंने सांझी बनाया, सबसे पहले सांझी का चित्रण किया। इस प्रकार से ललित कला संस्थान की स्थापना हुई, शुरुआत हुई। और आप जानते हैं अब मैं अपने मुंह से क्या बताऊं, मैं तो बड़े प्यार से ललिता कहती हूँ। शुरुआती शिक्षक कौन कौन जैसे आए वहां पर? हाँ, तो जैसे ये प्रारंभ हुआ तो मेरे साथ मनोरमा सक्सेना जी, सितार की मैडम देवाशीष गांगुली जी और जहानवी शर्मा, डॉक्टर जहानवी शर्मा बॉम्बे से आई थी, वो थी, और गणेश कुशवाहा जी आप थे। मुझे अभी भी याद है
कितनी मेहनत से आपने, हाँ, कितनी मेहनत से आपने स्कल्पचर विभाग शुरू किया था। कुछ भी तो नहीं था हमारे पास। आप ही ने इधर उधर से ईंट जमा करके खुद गड्ढा खोद कर भट्टी बनाई, भट्टी बना करके हम सब ऐसे ही करते थे। हम लोग कोई किसी पर डिपेंड नहीं होते थे, बस करना था, जुनून था हमारे दिमाग में। और मुझे बहुत अच्छे से याद है, बहुत बड़ी सरस्वती जी का स्केच एक टेराकोटा टाइप में बनाया था आपने, मिट्टी का, बहुत बड़ी। और उसमें हम सबसे, जितने विभाग के लोग थे, सबसे मिट्टी रखवाई गई थी, तिलक करवाया गया था। तो मैंने तो माँ सरस्वती के माथे पर तिलक किया, और गणेश जी ने उनके चरणों में, आपने उनके चरणों में मिट्टी मतलब वो मिट्टी रखी कि माँ के श्री चरणों में मिट्टी रखी। तो मुझे आज भी इस बात का दुख है, मैंने चरणों में क्यों नहीं रखा मिट्टी, मैंने माथे पर तिलक क्यों लगाए। मैं इतनी बड़ी कहाँ से हो गई कि माँ सरस्वती के माथे पर तिलक करूं। तो खैर, वो भाव दूसरे थे, बहुत था, जुनून था। शाम को फिर इसके साथ में हमारे साथ डॉक्टर, क्या नाम था उनका, डॉक्टर जुनेजा, डॉक्टर मृदुल जुनेजा, ममता, डॉक्टर ममता बंसल, और डॉक्टर देवश्री, इन सब का अपॉइंटमेंट किया गया। और धीरे धीरे करके वो डिपार्टमेंट इतना, डॉक्टर कुमार जिगीशु और डॉक्टर मनोज, संजय किशोर गौतम तो बाद में आए थे। तो इसके पश्चात हम लोगों ने जो शुरू की, क्योंकि नेक का इंस्पेक्शन होना था तो उसमें हमें किताबें दिखानी थी, तो वो इंस्पेक्शन के लिए हम सारी किताबें घर से गई, फिर धीरे धीरे करके किताबें खरीदी गई, वो सारी किताबें वहां अलमारी में रखी। बिल्डिंग जरूर पूर्णतया जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, पर उसको हम लोगों ने अपने हाथों से सजाया, एक एक चीज को ठीक किया। दीवार को, एक दीवार थी बीच में, तो दीवार को हम लोगों ने सबने मिलकर के उसको तोड़ा, हथौड़ा लेकर के। और फिर उसके बाद तो गवर्नर विष्णुकांत शास्त्री जी आए, और रातों रात जीसी सक्सेना जी का टाइम आया। जीसी सक्सेना जी ने बहुत मदद करी, हर प्रोग्राम, एक से एक बढ़कर प्रोग्राम होते रहे। साथ साथ लोगों जो पद्मश्री होते थे उनको हम कला भूषण की उपाधि देते थे, और उस कला भूषण की उपाधि लेकर वो तरक्की करते करते आज आपके सम्मुख इतनी बड़ी एक महल की तरह से हमारा वो ललित कला संस्थान, एक माटी का जो दिया था, आज सूरज की तरह चमक रहा है। बहुत तरक्की हो गई है। उसके बाद फिर एक के बाद एक अच्छे अच्छे एचओडीज आते रहे, डायरेक्टर्स आते रहे, उन्होंने संभाला। डॉक्टर सरोज भार्गव का नाम लूंगी मैं, डॉक्टर विनीता सिंह जी का नाम लूंगी, जिन्होंने सर्वाधिक टाइम उन्होंने निकाला था। और उनके टाइम में चूंकि वो कंप्यूटर साइंस की थी, तो भी उनका इतना अच्छा विजन था, और उसी विजन को मिशन के रूप में लिया उन्होंने, और खूब तरक्की हुई उनके टाइम में। मैं उनको विशेष धन्यवाद दूंगी। मेरी ललिता को बड़े प्यार से इन लोगों ने संभाल के रखा था। और आज तो वो क्या नाम, मनोज जी हैं। और फिर इसके पश्चात शार्दुल मिश्रा जी आए, और वो संजीव किशोर गौतम जी आए। इन सब लोगों ने और डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे से सजाया। आज वो सूरज की तरह चमक रहा है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग ऑफ आगरा हो गई है। तो जब भी मैं जाती हूँ, तो बस मैं उस महल के अंदर अपनी उस ललित कला संस्थान की जो पुरानी माटी की महक थी उसको खोजती हूँ। जिस दिन वो माटी की महक वहाँ के एक एक जन के हृदय में आ जाएगी, तो मैं सोचेंगे कि हाँ, ललित कला संस्थान अब संपूर्ण है। डॉक्टर चौधरी, कोई जवाब नहीं उनका, मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है। एक स्टैटिस्टिकल माइंड क्या होता है, और जब वो कला के साथ जुड़ जाता है, किस प्रकार उसे धन्य कर देता है, ये मैंने प्रत्यक्ष उनके द्वारा करते हुए देखा है। आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, उन्होंने जो प्रोफेसर संजय चौधरी सर, जो अभी वर्तमान डायरेक्टर हैं, उन्होंने जिस तरह से चीज़ों को बदला, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सभी को वहाँ पर, सभी टीचर सभी रेगुलर बेसिस पे हैं, और फैसिलिटीज़ के मामले में उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। मैम, आप ललित कला संस्थान के अलावा जो विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट्स इंस्टीट्यूट आपका मंगलाचरण यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी आप निदेशक रहे, और वर्तमान में आप
मेवाड़ यूनिवर्सिटी में विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, वहां पर आप निदेशक हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा। 2013 में मैं विदेश चली गई थी, लगभग 5-6 साल वहाँ रहने के, 4-5 साल वहाँ रही। मेरी इच्छा थी वहाँ विदेश में एक ऐसा सेंटर बनाया जाए जो एशियन आर्ट एंड कल्चर सेंटर के नाम से हो, और काफी इस क्षेत्र में मैंने काम कर लिया था। लगभग 5 कंट्रीज के लोग मेरे साथ जुड़ गए थे, भारत, जापान और पाकिस्तान, और ऐसे 5 कंट्रीज के लोग हम लोगों ने मिल करके, हमारी इच्छा थी कि एक ऐसा एशियन आर्ट एंड कल्चर सेंटर बनाया जाए। तो ये सारी प्लानिंग अभी चली रही थी, और दूसरी मेरे मन में यह इच्छा थी कि मैं भारत में अगर जाऊं तो मैं एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फाइन आर्ट्स खोलूं, जिसमें सारी दुनिया के लोग, दुनिया के कलाकार यहाँ आए, वो यहाँ आकर के चित्र बनाएं और उनकी कला लेकर हमारे देश में आए, और हमारे देश की कला वो अपने साथ लेकर के जाए। इसी भावना को लेकर के मैं भारत में आई। तो भारत में आने के पश्चात प्लानिंग भी हो चुकी थी, जबकि मैं 4 साल पहले गई थी तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, और तब मुलायम सिंह यादव जी थे, उनसे मिलने में सफाई तक गई थी, उनसे भी मैंने अपनी इच्छा जाहिर करी थी। और फिर लखनऊ भी गई थी, लखनऊ में भी चीफ मिनिस्टर हाउस में जा करके अपनी बात मैंने रखी थी, एप्लीकेशन दे दी थी, अभी भी मेरे पास उसकी कॉपी रखी हुई है। लेकिन वो बात कुछ हो नहीं पा रही थी पूरी, तो तभी मैं गाजियाबाद जब गई तो मुझे वहां से बुलावा आया था कि मैम आप आइए मिलिए। तो मैं वहां जैसी गई, प्रोफेसर सर्वोत्तम दीक्षित जी ने मेरा परिचय करा दिया था पहले ही हमारे चांसलर डॉक्टर अशोक कुमार गदिया जी से। तो जैसे मैं वहां पर अंदर गई तो अंदर जाने के पश्चात बड़े विनम्रता से नमस्कार किया उन्होंने। नमस्कार करके मैं अपने साथ फाइल ले गई थी अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह की, तो मैं कहा शायद मेरा इंटरव्यू होगा कुछ इस तरीके से। तो मैं जब अपनी फाइल लेकर गई, मैंने कहा आप मेरी फाइल, तो उसी टाइम उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि नहीं, आपकी फाइल देखने के योग्य मैं नहीं हूँ, मैं आपकी फाइल क्या देखूंगा, हम जानते हैं आप। भाई गूगल का जमाना है, पहले ही सर्च कर लिया होगा उन्होंने सब कुछ मेरे बारे में, जानकारी ले ली थी। इतना सुंदर व्यवहार कुशल, इतना अच्छा व्यक्तित्व डॉक्टर अशोक कुमार गदिया से मिलकर मुझे लगा कि मैं आपको क्या बताऊं। उसी टाइम मैंने निश्चय कर लिया कि चलिए भक्ति और शक्ति का जो यूनिवर्सिटी है, मेवाड़ यूनिवर्सिटी, उसकी सेवा करते हैं, उसके बहाने राष्ट्र की सेवा हो जाएगी। क्योंकि मन में एक ही भाव लेकर के आई थी कि मैं राष्ट्र की सेवा करूंगी, राष्ट्र की सेवा भाव से ही मैं भारत में आई थी। तो मेरा मन था कि जो समय करवाएगा वो मैं करूंगी। बस वहीं पर जब मैं जैसे ही गई तो देखा वहां तो फाइन आर्ट डिपार्टमेंट ही नहीं था। फाइन आर्ट डिपार्टमेंट खोला गया, मैं डायरेक्टर बनी उसकी, फर्स्ट डीन, डायरेक्टर नहीं डीन बनी। मंगलायतन नहीं मंगलायतन नहीं, मेवाड़ यूनिवर्सिटी, मेवाड़ यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ। मेवाड़ यूनिवर्सिटी की डीन बनी, और डीन बनने के बाद फिर तो रात दिन मुझे नहीं मालूम किसे कहते, एक्सपीरियंस तो था ही। मैं इससे पहले 2 इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश कर चुकी थी, आगरा कॉलेज की में पढ़ा चुकी थी, ललित कला संस्थान का एस्टेब्लिशमेंट किया था, मंगलायतन यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में एस्टेब्लिश कर चुकी थी। उसके पश्चात मैं मेवाड़ यूनिवर्सिटी में जब आई तो फिर मेवाड़ यूनिवर्सिटी में सारा मतलब सिलेबस वगैरह सब एक तरह से मेरे तो टिप्स में था। फिर भी हमें किसी बाहर से किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, थोड़े से लोगों के साथ मिल करके इसको स्टार्ट किया। डॉक्टर रामकृष्णा घोष बहुत बड़े स्कल्प्टर, मेरे स्कॉलर भी थे, उनके साथ मिलकर, हम 2 ही थे शुरू में, हम दोनों ने मिलकर के काम शुरू किया। फिर ओम सालवी जी जुड़े, ऐसे धीरे धीरे करके वहाँ, और अब तो फुल फ्लेज्ड एस्टेब्लिश्ड डिपार्टमेंट है। और मैं अपने मुंह से आपको क्या बताऊं, बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, पीएचडी और सर्टिफिकेट कोर्सेज ये सब तो हो ही रहा है, पर इसके साथ साथ सबसे बड़ी विशेषता मेवाड़ विश्व। मैम, मंगलातन विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल परफॉर्मिंग आर्ट्स के आप डीन रहे, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जहाँ मंगलायतन विश्वविद्यालय की बात आती है तो सबसे पहले तो वहां जाने के लिए मुझे प्रभावित किया इसके नाम ने। जहाँ मंगल शब्द आ जाए तो अपने आप ही लगता है कि कुछ मंगल कार्य करने का अवसर मिल रहा है, धन्यवाद ईश्वर को।
तो मैं जब वहाँ पर मंगलायतन यूनिवर्सिटी का मेरे पास ऑफर आया, तब मैं आगरा कॉलेज से रिटायरमेंट मेरा हो ही गया था, और ललित कला संस्थान की भी मैं कार्य छोड़ चुकी थी तब तक। तो मेरे पास ये ऑफर आ गया था। कार छोड़े क्या, बड़ी मजबूरी में, कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे मेरे रेजिग्नेशन को। फिर मैंने बाय पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट भेजा, तब उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा। उसको छोड़ने के पश्चात मैं मंगलायतन विश्वविद्यालय में गई। तब मंगलायतन विश्वविद्यालय बन रहा था, उसकी नींव पड़ रही थी और बिल्डिंग वगैरह बन रही थी, सड़कें भी नहीं अच्छी से बनी थी। तभी पवन जैन जी ने मेरे को आग्रह किया, और उस समय कुलकर्णी जी वहाँ के वाइस चांसलर थे, उन्होंने मुझे बुलाया। मेरा बायोडाटा तो जगत विख्यात हो ही गया था, सब जानने लग गए थे मेरे बारे में। तो मैं वहां पर गई, तो जाने के बाद आप विश्वास करेंगे, नहीं करेंगे शायद, कि मैंने अपने आगरा के घर में जो मेरा ऑफिस था, उसी उसी में मैंने ड्राइंग रूम में ही मैंने अपना ऑफिस खोल लिया। वहीं पर फॉर्म भरवाती थी लोगों से, और फॉर्म भरवा के फीस लेती थी, कैश लेते थे पैसा, और कैश पैसा लेकर और फॉर्म भरवा कर और मंगलायतन यूनिवर्सिटी जा करके वहां जाकर मैं उस पैसा डिपॉजिट करती थी और फॉर्म जमा करती थी। इस तरीके से उसकी शुरुआत हुई। शुरुआत होने के बाद वहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे, सब कुछ था, लेकिन फाइन आर्ट्स का तो कुछ नहीं था। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, ये सब स्टार्ट किया। और स्टार्ट करने के पश्चात हम ही इंटरव्यू लेते थे, सब लोगों का अपॉइंटमेंट भी हमने ही किया। तो विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट डिपार्टमेंट हमने अपॉइंट बनाया, जिसके अंतर्गत बैचलर्स डिग्री में बीवीए, बीपीए और मास्टर्स डिग्री में एमबीए और एमपीए देते थे, और साथ के साथ हमने सर्टिफिकेट कोर्सेज भी स्टार्ट किया था। और चूंकि मंगलायतन यूनिवर्सिटी भी एक सुदूर एरिया में, थोड़ा सा बड़े शहरों से दूर है, मथुरा और अलीगढ़ के बीच में है, तो वहाँ पर जो था वो खोला गया बेसवा, जिसका नाम भी बदल दिया गया बेसवा, अंग्रेजों ने बेसवा कर दिया। ओरिजिनली नाम इसका था विश्वामित्रपुरी, जहाँ विश्वामित्र जी रहते थे और राम लखन के चरण उस भूमि पर पड़े थे। इस चीज ने भी मुझे बहुत बुलावा दिया कि आपको यहीं की सेवा करनी। फिर मैंने वहां पे स्टार्ट करा मंगलायतन यूनिवर्सिटी। अच्छी सी सुंदर पार्ट, हमको सबसे सुंदर बिल्डिंग हमको दी गई उस समय, कि भी ये कलाकार लोग हैं, इन लोगों को अच्छा चाहिए, तो आर्ट गैलरी बनाई गई। ये सब करके मंगलायतन विश्वविद्यालय में उस समय कुलकर्णी जी थे वाइस चांसलर। उसके पश्चात जैन साहब हुए, जैन साहब के पश्चात फिर भूमित्र देव जी आए। भूमित्र देव जी का नाम मैं जरूर लेना चाहूंगी, जो हमारे देश के माने हुए एक शिक्षाविद हैं, फिलोसोफर हैं बहुत। उनके जीवन ने मुझे काफी प्रभावित किया। और फिर इसके पश्चात वहीं से हमको चीन जाने का भी मौका मिला। जो भी अवसर हमें मिलता था उसमें मंगलायतन विश्वविद्यालय पीछे नहीं होता था। खासतौर पे विदेश जाने के, चीन गए हम, पाकिस्तान गए वहीं से, और हम महिला शांति सेना की मैं सदस्य तो थी ही। महिला शांति सेना की सदस्य होने के साथ मनोरमा शर्मा जी के साथ मिलकर हमने बहुत महिलाओं के लिए कार्य किया। अब चूंकि विश्वामित्रपुरी बेसवा एक हमारे देश की धरोहर है, और कहते हैं कि पूरे एशिया की जो धुरी है, जो सेंटर पॉइंट है एशिया का, वो विश्वामित्रपुरी है। तो ये दो तीन चीजों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। फिर वहाँ डिपार्टमेंट शुरू हुआ। डिपार्टमेंट शुरू होने के पश्चात 4-5 साल मैंने वहाँ सर्विस करी, 2013 तक। 2009 से लेकर 2009 नहीं, 2009 से 2013 तक मैंने वहाँ सर्विस दी, और उसको बहुत एस्टेब्लिश किया। बहुत शानदार आर्ट गैलरी बनी, स्कल्पचर डिपार्टमेंट शुरू हुआ, और सब हो करके आज वो बहुत अच्छा फ्लरिश कर रहा है। मैम थोड़ा सा अपना फैमिली के बारे में बताइए, आपके घर में कौन कौन है? मैं अपने परिवार के बारे में, देखिए, मैं एक बहुत बहुत ही बड़े अपने दादाजी की साइड की बात से लेती हूँ। मेरे दादाजी डॉक्टर राम प्रसाद गुप्ता हमारे देश के बड़े माने हुए डॉक्टर थे। 6 बेटे थे उनके, 6 बेटे भी एक से एक बढ़कर, कोई जज, कोई कमिश्नर, कोई एडवोकेट, डॉक्टर, मेडिकल प्रैक्टिशनर थे वो, और मेडिकल प्रैक्टिशनर थे। और उस समय एमबीबीएस किया था उन्होंने, मेरे दादाजी ने, सोचिए। और उनका बुलावा लंदन से आया था अमेरिका जाने के लिए, लंदन जाने के लिए। तो उन्होंने
जाते जाते भी एकदम से डिसाइड करा कि नहीं, मैं अपने कंट्री की ही सेवा करूंगा, तो नहीं गए। फिर उन्होंने अपने 6 बेटों को एक से एक बढ़कर बनाया, कोई कमिश्नर बने, कोई जज बने, ऐसे ऐसे करके। उसी खानदान में दूसरे नंबर पर मेरे पिताश्री श्री प्रेमनाथ गुप्ता, मैं उनकी पुत्री हूँ। हम 5 भाई बहन, दो एक सबसे बड़े भाई, एक सबसे छोटे भाई, बीच में हम 3 बहनें, और हमारी माँ छाया रानी गुप्ता एक रिनाउंड आर्टिस्ट, हर गुणों से संपन्न, पूरी कलाविद थी वो। खुरपी चलाए अगर बगीचे में तो ऐसा घास की जड़ निकाल लेती थी कि दोबारा वो जड़ निकले ही ना। फूलों से बहुत प्यार, फूलों से इतना अटैचमेंट था कि फूल देख करके वो अच्छी एम्ब्रॉयडरी करती थी, सामने फ्लावर रख करके उसी के शेड्स को डालकर वो एम्ब्रॉयडरी करती थी। बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे पेंटिंग बना रही है। एम्ब्रॉयडरी में एक्सपर्ट, सितार बजाती वो, गाना गाती, सज तैयार होती, बालों में फूल लगाना, खूब ऊंची एड़ी की सैंडल में, एक अलग पर्सनैलिटी थी मेरी माँ की। और पेंटिंग बहुत अच्छी बनाती थी। मेरे फादर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के भारत के सेक्रेटरी थे, तो पिताश्री को अक्सर मीटिंग्स में जाना पड़ता था। जब वो मीटिंग से वापस आते थे, देखिए कैसी फैमिली को मैं बिलोंग करती हूँ, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मेरे पिताश्री वापस लौट करके आते थे मीटिंग के बाद में, तो मेरी माँ उनको क्या गिफ्ट देती थी? अपनी बनाई हुई पेंटिंग। इस कल्चर को, पेंटिंग कहाँ आजकल आजकल भी इतने एडवांस होने के बाद भी हस्बैंड भी शायद अप्रिशिएट ना करें इतना कि वाइफ पेंटिंग बना रही है, मुझे पेंटिंग गिफ्ट कर रही है, कुछ और गिफ्ट करते हैं, कुछ शर्ट पैंट वैंट गिफ्ट, पेंटिंग देते। और फादर इतना अप्रिशिएट करते, उसी टाइम उसका फ्रेम होता, उसको लगाया जाता है ड्राइंग रूम में। तो ऐसे कल्चर्ड फैमिली को हम बिलोंग करते हैं, और बहुत डिसिप्लिन्ड वातावरण रहा। मेरी माँ उस समय की BA पास थी, वो कलकत्ता से उन्होंने BA किया था। फादर हाईली क्वालिफाइड थे, BSc किया हुआ था उन्होंने। BSc करने के पश्चात उन्होंने कहा नहीं मुझे और पढ़ना है, तो फिर LLB यहाँ से किया, मेरठ से किया। और LLB करने के बाद इतने उनके मार्क्स आए थे, सारे सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन था उनका ऑलमोस्ट। LLM करना चाहते थे पर नहीं कर पाए। खैर, मलेरियोलॉजिस्ट थे, मलेरिया का उन्मूलन का उन्होंने खोज करी थी, और उनके आर्टिकल्स विदेशों में पब्लिश होते थे। यहीं से उन्होंने मुझे लेखनी दी। वो भी लिखने पढ़ने का शौक था और मेरे को भी था। तो फिर कई किताबें, मैं देखता था, मैं हाँ 96 में तो बाबूजी टाइपिंग, हाँ, आप देखते होंगे उनके पास एक छोटा सी टाइपराइटर था, हाँ, बिल्कुल छोटा सा। पहले जमाने का उसमें, हाँ, पहले जमाने का, वो टाइपराइटर में टाइप करते रहते थे। टाइप करते थे। हाँ, और हम लोग सब मिलकर, मेरे 11 किताबें हम दोनों ने मिलकर एक साथ लिखी, को ऑथर्स बने। और बहुत ही इंटेलिजेंट, मैं तो कहती थी वॉज एक कंप्लीट, एक इंस्टीट्यूट थे। उनके रहते हुए हमने कभी डिक्शनरी नहीं खोली। डिक्शनरी का हमें कोई भी शब्द पूछना है, सब शब्द के स्पेलिंग, मीनिंग सब फादर जानते थे। और कई भाषाओं के ज्ञाता थे वो, फारसी, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी। हिंदी बाद में पढ़ी उन्होंने, हम लोगों के कारण हिंदी पढ़ना शुरू किया। बंगाली, मेरी मदर बंगाल में डोमिसाइल थी, तो बंगाली भाषा सीखी उन्होंने, पंजाबी, 8-10 भाषाओं के तो वो ज्ञाता थे, बहुत विद्वान। मैं उनको हमेशा का अपना गाइड मानती। रात को 12 बजे भी दिमाग में कुछ आया, बाबूजी से पूछ लेती थी, बाबूजी बताइए इस शब्द की स्पेलिंग कैसे हुई। स्पेलिंग कैसे याद करा जाता उन्होंने ही सिखाया, मैं आपको भी बताना चाहूंगी। उन्होंने मुझे कहा कि अगर स्पेलिंग याद करना है बेटे, तो उसको डिवाइड कर लो पार्ट्स में। जैसे डिक्टेशन, स्पेलिंग याद करना है तो DIC डिक, TAT टेट, ION सन, डिक्टेशन, इस तरीके से आपको स्पेलिंग याद हो। तो ये बचपन से हम लोगों ने सीखा। फिर वर्ल्ड बिल्डिंग उन्होंने हमको सिखाया, शब्दों का खेल खेलना, शब्दों को बनाना, शब्दों का खेल खेलना, ये बचपन से हम लोग करते चले आए। वर्ड बिल्डिंग, इस तरीके से इंटेलिजेंस डेवलप हुई हम लोग सब बच्चों में। दूसरी बहन मेरी चंद्रलेखा ग्रोवर, बहुत अच्छा गाती, बहुत अच्छा नृत्य, मस्त मौला जिसे कहते हैं ना, वो इस टाइप की थी। कोई भी आ जाए, आपने अशोक जी का भी इंटरव्यू लिया, अशोक जी तो टॉफी कहाँ है, टॉफी कहाँ है, इस तरीके से टॉफी हर वक्त अपने पास रखती थी, सबको टॉफी देती थी। सब बहुत प्यार करते हैं, बहुत। मेरी बहन अच्छी कविताएं भी लिखती, गार्डनिंग का बहुत शौक। मदर की वजह से हम सब भाई बहनों में गार्डनिंग का शौक है। मेरे जो बड़े भाई प्रवीर कुमार गुप्ता, वो मेरे दादाजी के संग उन्होंने मेडिकल का काम सीखा था।
उनको तो सब डॉक्टर साहब ही कहा करते थे, हालांकि एमबीबीएस वगैरह कुछ नहीं किया था उन्होंने, लेकिन इतने माहिर हो गए थे, उनको इतना ज्ञान हो गया था कि सब लोग तो उन्हीं से पूछ लेते, बताइए अब क्या करें गुप्ता जी, आप बताइए, पेट में दर्द हो रहा, कौन सी दवा लें, वो बोलते और वो सब मान लेते थे। फिर तीसरी बहन, उसके पश्चात मैं, फिर उनके बाद मैं, फिर मेरी छोटी बहन चंद्रलेखा बताया आपको, फिर मधुलिका बड़ी सुंदर, उस जमाने में उनका एयर होस्टेस में सिलेक्शन हो गया था, पर एयर होस्टेस में सिलेक्शन हो जाने के पश्चात वो एयर होस्टेस के लिए जाना चाहते थे, पर तभी मैरिज सेट हो गई थी उनकी, शादी के लिए बात चल रही थी। उन्होंने कहा, तब ये नियम था कि जो एयर होस्टेस बनते थे वो शादी नहीं कर सकते थे, बैचलर होना पड़ता था, तो वो ड्रॉप किया गया। बहुत सुंदर गार्डन है, आप मेरे घर में पड़ोस में आप देखा है, आपने उनका घर देखा है, गार्डन देखा है। हस्बैंड उनके बहुत अच्छे, ये जो आप वो सड़क जो है ना, जो वहां से आते हैं एक्सप्रेस वे जब बन रहा था तो इन्हीं की मशीनें लगी थी, इनकी तो बहुत बड़े अच्छे इंजीनियर हैं, इनकी मशीनें लगती थी। और छोटा भाई मेरे प्रदीप कुमार गुप्ता, उनको तो आप जानते ही हैं, प्रदीप कुमार गुप्ता से आप मिले हैं, सर्विस करते हैं, आर्ट का, कला का शौक हम सबको है, वो पेरेंट्स से मिला। ये तो हमारा परिवार हो गया छोटा सा। और सफर के बारे में बताइए, आपकी हाँ, दो बेटियां हैं। हाँ, ये तो हुआ मेरे इस साइड का। अब सबसे बड़ी बात तो ये कि शुरू से ही मेरे पिताश्री बहुत ही बड़े, मतलब खुले ख्यालात के थे, माता पिता मेरे दोनों। तो मेरे लिए मैच ढूंढा जा रहा था, तो मैंने तो कह दिया था, भी मैं तो आर्ट की दुनिया की हूँ, मेरे लिए तो जो भी पैसा वैसा आप लोग शादी में लगाओगे, उसकी जगह मेरे लिए एक अच्छी सी आर्ट गैलरी खोल दो, मैं तो पेंटिंग बनाऊंगी, लगाऊंगी, और इससे अपना जीवन यापन करूंगी और कला के क्षेत्र में लोगों को आगे बढ़ाऊंगी। तो हुआ ये कि फादर ने कहा, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अच्छा मैच तो ढूंढना ही पड़ेगा आपको। तो फिर हुआ ये कि फादर ने फिर अखबार में एक नोट आया था छोटा सा, उसमें ये लिखा था कि नो कास्ट नो बार, तो मतलब जाति की कोई बंधन नहीं है और कोई दहेज नहीं चाहिए। तो ये दो शब्दों ने प्रभावित किया मेरे फादर को भी, मेरे को। फिर उसके बाद नेवी के अफसर थे, नेवल यूनिफॉर्म में था, फादर ने कहा हेल्थ वेल्थ सब ठीक है। फिर हमारा अच्छा जीवन शुरुआत हुई, शादी हुई, मैरिज हो गई 1984 में शायद। नहीं, पहले 19 याद नहीं आ रहा, देखो 74 में, 1974, हाँ 1972 में या 4 में हुई। हाँ, तो उसके बाद 19, क्योंकि डिलीट मैंने बाद में किया था, शादी के बाद डिलीट किया। तो उनसे जब बहुत अच्छा जीवन हमारा गुजरा, इतने समझदार व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, ग्रैंड पर्सनालिटी थी, यूनिफॉर्म में बहुत जचते थे, यूनिफॉर्म बहुत जचता था उनको। शाम को पार्टी की यूनिफॉर्म अलग होती थी, दिन को अलग होता था, शिप में जब रहते थे तो अलग ड्रेस होती थी, यूनिफॉर्म खूब जचती थी। और बहुत सिंपल सादा जीवन, उच्च विचार थे, नेचुरोपैथी को बहुत बिलीव करते थे, और सुबह एकदम नियमबद्ध। मैंने भी उनसे एक शब्द उन्होंने बड़ा अच्छा बताया था कि स्वयं में स्थित होने का जो होता है, स्वस्थ, अच्छा, स्वयं स्थित होना ही स्वस्थ होना है। बहुत बहुत ज्ञान था, बहुत स्टडी करते थे। नेवी की सर्विस में उन्होंने त्रिशूल, कृपान और एक और विक्रांत, इन सारे शिप में काम किया। आपका जो मेडिकल से जुड़ा हुआ फैमिली बैकग्राउंड है, हाँ, और सर्वी नेचुरोपैथी में विश्वास, वही सब वजह है कि आपके अंदर की हैबिट्स और थॉट पैटर्न का डेवलपमेंट रहा कि आप 78 की उम्र में भी आप इतने एक्टिव हैं। मैं आज मैं इतनी हेल्दी जो, शार्प हैं आप। हाँ, इतनी हेल्दी जो मैं आपको दिख रही हूँ, बिल्कुल आप लोग जैसा कह रहे हैं, तो उसके पीछे सिंह साहब का भी बहुत बड़ा हाथ है। बचपन से तो माता पिता के हमारे संतुलित भोजन होना था। फादर मेडिकल में थे, तो संतुलित भोजन करना, टाइम से भोजन करना, हर काम टाइम से करना, डिसिप्लिन और पॉजिटिव थॉट। और जब सिंह साहब मेरे जीवन में आए तो मेरा हेल्थ का तो पूरी जिम्मेवारी ले ली उन्होंने। बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि आप 78 ईयर्स के हैं, मतलब 80 ईयर्स के लगभग आप हैं,
तो इसका सीक्रेट है वो दर्शकों तक पहुंचना वो जरूरी है, क्योंकि आज जिस तरह का जो परिवेश है, जिस तरह की हमारा जो बाजारवाद थे, जिस तरह का लोग खान पान है और जिस तरह की हेल्थ समस्या लोग जूझ रहे हैं, तो वो चीज लोगों तक पहुंचना मुझे लगता है कि बहुत ही बहुत जरूरी है। देखिए, इसमें सबसे सर्वोपरि जो मैं रखती हूँ, मेरे हिसाब से कुछ टिप्स मैं जरूर देना चाहूंगी। सबसे पहला तो पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, एवरीथिंग शुड बी पॉजिटिव। पहला गुरु मंत्र तो ये मैं देना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग क्या है ना, अच्छा खासा सब कुछ मिल रहा है हमको, फिर भी हम दुखी, उसमें भी ये तो नेगेटिविटी मैम ढूंढ रहे नोट हैं। किया मैंने, मैं आपका शिष्य हूँ, मैंने आपसे शिक्षा ली है और आपके अंदर में काम भी किया है। कभी भी मैडम ने क्रिटिसिज्म को एंटरटेन नहीं किया और ना ही किसी को क्रिटिसाइज किया आज तक, कोई भी सिचुएशन आई हो। हम्म, कभी भी मैडम से किसी ने ये कहा हो कि मैडम उसने ऐसा कहा आपके लिए, आपने कभी भी उसको हम्म, एंटरटेन कुछ नहीं किया कुछ है नहीं किया। ये। वो पॉजिटिविटी, मैं तो हमेशा कहती हूँ, अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो इसमें तो मेरी भलाई ही होगी, जब मेरे को पता तो लगा मेरी कमी क्या है, नहीं तो नहीं पता लगता है। अब कोई सूखा पेड़ है, कोई सूखे पेड़ को देख करके कोई ये कहेगा कि अरे ये पेड़ तो सूखा है, हटाओ इसको, और मैं देखूंगी तो मैं, अरे वाह देखो कितना आर्टिस्टिक फिगर निकल करके आ रही है, इसको मेंटेन करूँ, इस सूखे पेड़ को भी मेंटेन करूँ। तो हम तो नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। वाह, ये आपने साथ कह दिया हम जीवन में। हाँ, बिल्कुल आपको बता दिया हमने। ये भावना हमेशा रही है, देखिए मैं मुंह से बोल रही हूँ, ये दिल से बोलती हूँ, इसलिए मेरे को कभी कोई बुराई नहीं लगा। अक्सर लोग कहते हैं मैडम एक नाम गिनवा दीजिए जो आपको बुरा लगा हो, जो इंसान, वो एक भी नहीं मिला मेरे को आज तक जीवन में, सब मुझे अच्छे ही मिले। और मैं ये भी सोचती हूँ कि हमारे पास इतना कुछ करने को है दुनिया में, एक एक पग पग पर हमारे पास काम करने को है, हम उसको क्यों नहीं देखें। गीता की बात मेरे को श्रीमद् भागवत गीता में एक लाइन है, कहीं मैंने पढ़ा था कि मुझे बहुत अच्छा लगा, उसने बड़ा प्रभावित किया मुझे, कि उत्तम पुरुष वो होते हैं जो काम नहीं होने पर भी काम ढूंढ लेते हैं। वाह, तो ये भाव मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं तो हर समय कुछ ना कुछ ढूंढती रहती हूँ। चलो ये टेढ़ा है, इसको सीधा कर दो, ये ऐसे होना चाहिए, इसको ऐसे रख दो। हम्म। और वो ये काम, ये फूल अगर पत्ता मुरझा रहा है तो पत्ता मुरझाने को फूल फेंकना नहीं है, मुरझाए हुए पत्ते को भी लेकर के पेड़ के जड़ में कुछ ऐसा डाल दो कि उसका खाद बन जाए। एक या बार मगन नारे सर ने एक बात बड़ी छेड़ी थी मैं आपके लिए, कि जितना आपने जो विद्यार्थियों को मदद की है, शायद ही कितनी की। तो ये पता मैम नहीं, आपका मैं एक तो महत्वपूर्ण है, और सबने ये बात नहीं। बड़ी अच्छी कही थी कि जितना लिखा मैडम ने, जितने स्टूडेंट्स को मदद पहुंचाई है। ये देखिए, हर इंसान को हम बचपन में माता पिता पेरेंट्स ने समझाया था, बाद में हस्बैंड ने भी बताया कि आप जो भी आपकी अर्निंग होती है उसका 14% 14% वो दान में जाना चाहिए। तो मैंने एक दिन बहुत ठंडे दिमाग से बैठ करके सोचा, 14% दान में देना चाहिए, मंदिर में तो बहुत लोग चढ़ा देते हैं, और किसी को जरूरत होती है तो उसको भी कर देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मेरे जो विद्यार्थी जो हैं, जो कला से जुड़े हुए लोग हैं, जिनमें ईश्वर ने वरदान देकर, गुण देकर के उनको भेजा है इस दुनिया में, हम्म, तो उन विद्यार्थियों को अगर आवश्यकता है तो उनकी मदद कौन करेगा। तो इसलिए मैंने सारा जीवन, जो भी, जिसे कहना दान तो नहीं कहना चाहिए, जो भी मदद कुछ भी कह लीजिए, जिसमें मुझे उनसे ज्यादा मुझे खुद को प्लेजर फील, वो मैंने केवल कला के क्षेत्र के लिए किया। आज की तारीख में भी अगर मुझे पता लगे कि कोई कला का विद्यार्थी पैसों की वजह से नहीं आगे बढ़ पाता, तो मैं सर्वप्रथम आगे बढ़कर करती। इसके अतिरिक्त मैं अपने घर के बारे में बता दूं, मेरी दो बड़ी प्यारी राजकुमारियां हैं, बहुत प्यारी बेटी, उनके पापा उनको राजकुमारियां बोला करते थे, डॉक्टर तुलिका सिंह और डॉक्टर लिपिका सिंह। डॉक्टर आधुनिक जो कला परिदृश्य है भारत का, इसके बारे में थोड़ा बताइए। और जो नए साधक हैं, नए जो स्टूडेंट्स हैं, कला साधक हैं, उनको, उनके बारे में, उनके लिए कुछ मैसेज दीजिए, उनको किस तरह से अपनी कला साधना करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। देखिए, मैंने आपको अभी ही बताया था कि जो हमारा आज का आधुनिक
भारत जो है समकालीन कला, अब हम इतने इतने आगे बढ़ गए हैं कि अब हमारे मन में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं रहा पहले जैसा। जो कॉम्प्लेक्स होता था ना कि अरे भाई हम विदेशी कलाकारों के सामने हम कहाँ ठहर सकते हैं, वो तो बहुत ऊंचाई है, उनके पास तो एक से एक बढ़कर सामान है, कला की सारी सामग्री एक से एक कॉस्टली है, हम वहाँ कहाँ पहुंच सकते हाँ, हैं। अब आजादी के 70 दशक हो चुके हैं, तो अब हाँ। किसी बात में हम कम नहीं हैं। अब हमारा देश किसी में कम नहीं, हमारा कलाकार धन धान्य है। अब आप सोचिए मेहता जी की जो काली पेंटिंग थी, तय तय तैयब तैयब मेहता जी। तैयब मेहता जी की हाँ, जो मेहता काली जी पेंटिंग, मजनू। एम एफ हुसैन की, तैयब मेहता की, अमृता शेरगिल की पेंटिंग क्या क्या करोड़ों करोड़ों में जाती है। तो हमारा भारतीय चित्रकार अब किसी तरीके से कम नहीं है, धन धान्य है वो। और सिर्फ ये नहीं, वो टक्कर दे सकता है दुनिया के किसी भी कलाकारों को। और सोच जो है, जो मैं कहती हूँ हमारी जो बेसिक सोच है हमारे कलाकारों की, वो हमारा आध्यात्म है। इस आध्यात्म की घुट्टी जो हमारे ऋषि मुनि हमारे जन जीवन को पिला गए, हम सबके कलाकारों के, चित्रकारों के, फिलोसोफर के, सबके जो वो घुट्टी पिला गए ना, वो कहीं ना कहीं काम करती है। तो जब हमारी सोच जाती है, सिंपली एक सिंपल कॉम्पोजिशन को भी कोई आधुनिक कलाकार बनाता है, तो उसमें वो अध्यात्म का पुट कहीं ना कहीं आ जाता है, किसी ना किसी आत्मचिंतन हमारे। आत्मचिंतन है। अब उस आत्मचिंतन को, सेल्फ एक्सप्रेशन को इस तरीके से वो प्रेजेंट कर देते हैं कि वो कला अलग दिखने लग जाती है। इसलिए आज दुनिया के सामने हम किसी रूप में कम नहीं है। हमारी कला को समझने के लिए भी बहुत कुछ चाहिए। हमारी संस्कृति का सार है और मानव सभ्यता का भविष्य है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब वो जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा के टाइम की खुदाई में आप देख लीजिए, क्या नर्तकी की मूर्ति मिली है, और उसको वैसे देखें तो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म भी है? तो वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म तो हमारी मिट्टी में है, हमारे हमारे ब्लड में है, वो निकल कर आता है। तो हम किसी तरीके से आज का कलाकार हमारा दुनिया के किसी कलाकारों से कम नहीं है। और आज के जो विद्यार्थी हैं, आज के जो युवा चित्रकार हैं, जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, उनके लिए मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि वो कभी शॉर्ट शॉर्ट काम ना करें, शॉर्ट कमिंग ना, शॉर्टकट ना मारे। शॉर्टकट से मेरा मतलब ये है कि बस थोड़ी बहुत पेंटिंग बनाई, अब ये पेंटिंग मार्केट में कैसे मिलेगा इसका, या थोड़ा बहुत फिगर बनाया, जहाँ आंख होना चाहिए वो आंख नहीं बनाया, नाक होना चाहिए नाक नहीं बनाया, मैं उसको किसी ना किसी रूप में एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म दे के, धरातल परिप्रेक्ष्य वगैरह, टेक्सचर वगैरह दे करके एक भ्रम की स्थिति में जो पेंटिंग बनाने की आदत उनको हो गई थी बीच में, अब तो नहीं है। तो उससे निकलना पड़ेगा, बहुत बहुत स्केचेस करना पड़ेगा। एक विद्यार्थी ने अगर एक दिन में 50 से 100 स्केच नहीं किया, कला का विद्यार्थी, तो वो कलाकार नहीं बन सकता। ये लिख करके रखें। आज की तारीख में भी अभी भी मेरे पास मेरी स्केच बुक, मेरा पेन हमेशा मेरे साथ रहता है। तो हमेशा हम स्केच करते रहते हैं, बनाते रहते हैं, करते रहते हैं। ये करना बहुत जरूरी है। और कलाकार को ये सोचना चाहिए कि वो क्या समाज को देगा, नेगेटिविटी ना दे, पॉजिटिविटी दे, ये संदेश में जरूर देना। थैंक यू मैडम। आज आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपसे वार्तालाप करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और अपनी ही गुरु माता के बारे में इतनी सारी बातें आज मैंने जो सुनी और जानी, जो पहले कभी इस तरह से संभव नहीं हो पाया था। आज इस इंटरव्यू के बहाने में हम आपसे बहुत कुछ नया ज्ञान अर्जन हुआ, बहुत कुछ जानकारी मिली, और मैं निसंदेह गौरवान्वित हूँ मैडम से बात करके, मैडम के बारे में इतनी सारी चीजें जानकर। और आशा करता हूँ कि हमारे दर्शक, कला जिज्ञासी, कला शिक्षक इस वीडियो से लाभान्वित होंगे और उनकी कला उन्नति में यह बहुत सहायक सिद्ध होगा। मैडम, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक मैं आपका लगाया हुआ पौधा हूँ, और मेरे जैसे हजारों लोगों को, हजारों कलाकारों को मैडम ने उनका वृक्षारोपण किया है। तो आज भी मैं पौधा हूँ, मैं वृक्ष नहीं कह सकता अपने आप को, लेकिन मैडम ने हजारों, मेरे जैसे हजारों कलाकारों को आगे बढ़ाया है। और निसंदेह मैडम, ये तो देखिए भारतीय आप लोग खुद बढ़े हुए होते कला हैं, परिदृश्य में एक
सफल जीवन है, एक प्रेरणा के स्रोत हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, खुश रहिए।